चलिए, नमस्कार सभी लोग का सुप्रभात। सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। आज सीडीपी के आ, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हम उन सब का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। और आज का ये सफ़र आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर जो हमारे पूरा सीडीपी के अंदर कवर होता है, उसका हम लोग एक पूरा थॉरो एनालिसिस करने वाले हैं। थ्योरी भी होगा, एमसीक्यू भी होगा, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट जिन्होंने बेहतर तैयारी कर ली है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपका अगले 2 से 3 घंटों में एक बहुत ज़बरदस्त रिवीजन कैप्सूल तैयार हो जाएगा। और वे अभ्यर्थी जिनको सीडीपी से डर लगता है या बाकी अतिरिक्त विषय भी हैं, हिंदी इंग्लिश, आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं। टोटल आप लोग का ये 17-18 घंटे का ये क्लास चलेगा। व्यास जी कह रहे हैं जी व्यास जी, आप परेशान मत होइए व्यास जी, 18 घंटे बोला गया है तो क्लास चलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और थोड़ा टीचरों को सम्मान देना सीखा करो, खुद भी टीचर बनोगे, ठीक है। चलो, सुबह सुबह अब मैं थोड़ा सा क्लास की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग का स्वागत है। पूरे एनर्जी के साथ आप लोग यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो हमारे पूरे चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको एक साथ एक जगह देखने को मिलने वाली है। सुबह क्लास में विलंब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग में फैसिलिटी नहीं हो पाती है ना, मतलब आ, थोड़ा सा जोड़ने में और ये सब में समय लगता ही है। चलिए कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कराऊंगा। और एप्लीकेशन पे आप लोग का शिक्षक वर्ग 2, सहायक शिक्षक वर्ग 3, व्याख्याता वर्ग 1, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इन सभी की क्लासेस चल रही हैं। और 2 फरवरी के बाद से इनकी न्यू बैचेस, नई क्लासेस जानी शुरू हो जा रही हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ जाइएगा। मिनिमम फीस है और मैक्सिमम रिजल्ट है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे आप जुड़कर बात कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट की बात करेंगे तो राज्य में सबसे ऊंचा रिजल्ट जीत फाउंडेशन के बच्चों का हमेशा आता रहा है। और ये वो पूरे चेहरे हैं जिनके टॉप 50 के अंदर रैंक आई हुई है। आप केवल फर्स्ट रैंक काउंट करेंगे तो कितने सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। 12 से अधिक भर्ती परीक्षाओं में तो केवल प्रथम स्थान जीत फाउंडेशन के बच्चों ने पिछले 2-3 सालों में लिया है। तो चलिए, अगली बारी, अगला फोटो आपका दिखना चाहिए मुझे। आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों सेक्शन हम एक साथ कवर करेंगे, और पूरा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोडेड क्लास रहेगी ये, ठीक है दोस्तों। शेयर हो गया? ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बड़े सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में बता दिया था, टीचिंग मेथड के बारे में बता दिया था कि भैया हर एक मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से टीचिंग मेथड दिए। सिंड्रोम मैंने आप लोग को बता दिया था। और आज स्टेटमेंट्स को देखेंगे। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के जो प्रमुख स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, इनके ऊपर भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हम लोग को आज देखना रहेगा। तो सिंड्रोम में आप लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे पहला सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम था सर? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है? तो 21वें गुणसूत्र में। 46 की जगह 47 गुणसूत्र होता है। टर्नर सिंड्रोम, एकमात्र सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्रों की संख्या घटती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें कहीं भी किसी भी रेंडम प्लेस में गुणसूत्रों की त्रिगुणता हो जाएगी और 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। एडवर्ड सिंड्रोम, कौन से जगह पे त्रिगुणता होगी? तो सर 18वें गुणसूत्र में। सबसे खतरनाक, बच्चा जन्म से ही मृत पैदा होता है, या तो जन्म लेने के 1 वर्ष तक बच्चा जीवित रह पाता है। और नेक्स्ट था पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है? तो सर 13वें गुणसूत्र में। तो एक शॉर्ट हमने रिव्यू बना लिया था कि भी अगर 13वां गुणसूत्र बोले, ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र पे त्रिगुणता बोले तो एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर आप लोगों का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात किया जाए तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, 46 की जगह 47 हो जाती है, पर कोई फिक्स प्लेस नहीं है, किसी भी स्थान पर गुणसूत्रों की त्रिगुणता संभव है। और अगर बात होगी डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रम के गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है। टर्नर सिंड्रोम, जिसके कारण नपुंसकता और बांझपन की शिकायत आती है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या घटने से होती है। तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गया। तो पिछले थ्योरेटिकल क्लासेस में
मैंने आप लोग को 100 के आसपास महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ाए। फिर मैंने आप लोग का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करवाया जिसमें मैंने सभी अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, जितने भी हमारे भारत सरकार के प्रमुख योजनाएं हैं, उन जितने टीचिंग मेथड्स हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर करके मैंने आप लोग को वहाँ पर पढ़ा दिया है। तो वो पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सभी स्टूडेंट वो वीडियो जरूर देख लिए होंगे, है ना जी? सभी स्टूडेंट वो वीडियो देखे होंगे। चलिए, तो आज के सफ़र को भी सभी लोग लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला जो सेक्शन है, मैं इतना कह रहा हूं कि संपूर्ण सीडीपी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर सबसे प्रमुख जो सेक्शन आता है। हाँ बढ़िया, उसमें मजा आया था ना, जिन्होंने भी देखा होगा। आपके जो सबसे भयानक वाली जो स्थिति रहती है ना, ये वैज्ञानिकों के सिद्धांत ही नहीं याद होते, उसको हमने ट्रिक के माध्यम से 1-2 घंटे के अंदर सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब क्या करोगे, स्टूडेंट उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो वो मेरे ख्याल से एजेंट रहते हैं। एजेंट मतलब समझ गए ना। चलिए आइए, नेक्स्ट है प्रमुख कथन और उनके मनोवैज्ञानिक। इसको भी याद करने के ट्रिक के साथ चलेंगे, आराम से सीखना। कारण ये है ना, क्योंकि इसके प्रश्न सीधे एग्जाम में उठ के आ जाएंगे। हम करके सीखते हैं, ठीक है? कैसे याद रखेंगे, किसने कहा था? तो भैया जब भी हम लोग अज्ञानतावश रहता है, कोई कार्य हमको करने नहीं आता और हम करने जाते हैं, तो हम उसको अव्यवस्थित कर देते हैं, मेस कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो हम करके सीखते हैं, और करके सीखने के चक्कर में कोई अगर हमको पहले से पथ प्रदर्शन नहीं करता है तो हम उसका क्या करते हैं, मेस कर देते हैं। तो हम करके सीखते हैं, इससे क्या याद रखना? डॉक्टर मेस, पहला याद रह जाएगा। अभी देखो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी अपने आप, और मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप बता पाओगे। जैसे मैंने अधिगम के सिद्धांत, सॉरी, जो पुराने मनोवैज्ञानिक थे, चलो एक शॉर्ट रिवीजन मार ही लेते हैं। चलो बताओ भाई, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन ने दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान, विलियम जेम्स। पहली प्रयोगशाला किसने बना दी? विलियम वुंट ने बनाई। पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा? इवान पावलोव। मैंने नाम लिया पावलोव, पावलोव की सारी रचनाएं एक बार जल्दी से याद कर दीजिए भैया। इवान पावलोव मैरिज एजेंट, मतलब शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, और नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सी एल हल। सी एल हल के सारे सिद्धांत एक साथ एक सांस में बता दो तो भाई, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है, आपका चालक प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है, ये सारे सिद्धांत, आपका व्यवहार व्यवस्थापन का सिद्धांत, या इसी को आप लोग व्यवस्थापन का सिद्धांत भी बोलोगे। ये सारा सिद्धांत किसने दिया था? सी एल हल ने दिया था। चलिए, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से बता दीजिए। आपको सब याद है, बस ये बात अब आपको नहीं पता है। ठीक है, अब आपको सब पता है, और बिल्कुल ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम जुबान पे चीजें चढ़ गई हैं, है ना? बहुखंड बुद्धि बोला तो थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि बोल दिया तो हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 9 चरण में अपने बुद्धि के सिद्धांत को दिया। शुरू में 7, फिर 8, फिर लास्ट में 9वां चरण हुआ था। याद रह जाएगा सब लोग को। चलिए, तो अब आते हैं सर स्टेटमेंट्स को पढ़ने। ठीक है, मजा आया? सब अब आप लोग को याद हो गया है। चलिए, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। आउटलाइन थ्योरी किसने दी थी? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल। ठीक है, मन और मस्तिष्क का सिद्धांत, पोपोलॉजी। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर जवाब आ रहा है सभी लोग का। और व्यवहारवाद, अधिगम एवं व्यवहारवाद, क्लार्क। अधिगम एवं व्यवहारवाद बोला जाए तो क्लार्क ने दिया था। ठीक है, चलिए, प्रासंगिक अंतर्बोध, मॉर्गन मुरे। ठीक है, और बाल अंतर्बोध बोल दिया जाए तो बैलक। ठीक है, मूल्यों के अंतरण का सिद्धांत, मूल्यों को हम लोग बगल में लेके घूमते हैं, बगले। मूल्यों को बगल में लेके घूमते हैं तो बगले। और अगर बोला जाए ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, अन्वेषण विधि, आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन विधि, हेलन हिस्टले। ठीक है, हेलन हिस्टले। तो चलो, सबको अच्छे से याद हो गया है और एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है। आते हैं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट याद रहेगा, हम करके सीखते हैं, हम करने जाते हैं और कांड हो जाता है।
है ना। तो कांड हो गया मतलब मेस कर दिए, तो भैया हम करके सीखते हैं तो क्या हो गया, डॉक्टर मेस। एकदम ट्रिक बना बना के पढ़ेंगे, आपको एक बार में सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है व्यास जी, थोड़ा समय जरूर लगता है पर कंटेंट अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा सभ्यता जरूरी है तो अच्छा ही चीज मिलता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये किसका कथन है, गेट्स और अन्य का कथन है। और ये आप लोगों के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न था। ठीक है, 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था जो हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हुआ था ना, उसका ये डायरेक्ट उठा हुआ कथन था कि भैया अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो अधिगम का सीधा मीनिंग क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। पूछा जाए अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या अधिगम होता कैसे है, तो भैया अनुभव और प्रशिक्षण से और क्रियान्वयन से, कार्य भी तो करना पड़ेगा। चलिए समझ में आया। चलिए तीसरा पॉइंट, तो ये किसने कहा, तो देखो सुनो, इसको कैसे याद रखना है। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण, अगर ये तीनों आपके पास हैं तो आपके सफलता के गेट खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। भाई कोई इंसान लर्निंग वाला है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास, और वो ट्रेनिंग भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो उसकी सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे, मतलब गेट्स नाम याद रख लेना। ठीक है, चलो तीसरा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, और प्रकट होंगी तो क्या करेंगी, सारे तालों को खोल देंगी। तो तालों को क्या बोलते हैं, लॉक। सारे ताले मतलब हर लॉक, तो नाम याद रखना हर लॉक। ठीक है भैया, अगर आप विकास के पथ पर चल रहे हो और नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं आपके अंदर बढ़ते जा रही हैं, तो आपके जीवन के सारे तारे खुल जाएंगे। सारे का मतलब हर, प्रत्येक, और लॉक मतलब ताले, तो हर लॉक से याद रख लेना। सर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान है। ठीक है सर, खोज विधि ब्रूनर को नहीं ले सकते, जेरोम ब्रूनर जो थे, नहीं, खोज विधि अन्वेषण विधि में आप एर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम लेना। ठीक है, अब ब्रूनर के सारे सिद्धांत में जितने मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगॉस्की, जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने गेने, हावर्ड गार्डनर, मैकडूगल, आज के सीरीज में हम उन सभी के सिद्धांतों को भी एक साथ लेकर आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि इसका शॉर्ट नोट बना बना के रखो, बना बना के रखो। मुझे पता है बच्चे बहुत से बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, पर मैं एक शिक्षक होने के नाते आपके बीच में खड़ा हूं और मैं सारी चीजों को प्रॉपर रिवीजन करा दूंगा। बस अपने कोई सफर में बने रहना है। ठीक है, आप भी बोलोगे कि हाँ सर क्लास था, आखिरी 2 दिन में पढ़े थे तो अच्छा रिवीजन हो गया, नहीं भी पढ़े थे तो सर कॉन्फिडेंस आ गया। अगला आइए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान का मतलब क्या होता है सर, अवधान का मतलब होता है बैरियर। ठीक है, बैरियर का मतलब जीवन में क्या लगा हुआ है, डंबल लग गया है, डंबल भी क्या हो गया, एक बैरियर हो गया। तो आप ऐसे याद रखना, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान मतलब डंबल लगे पड़े हैं। ठीक है, बैरियर हो गया। सृजनात्मकता, ये शब्द सुनते ही आंसर आ जाता है क्या, क्रो एंड क्रो। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। किसका कथन है, क्रो एंड क्रो। तो पांचों स्टेटमेंट आप लोग को अच्छे से याद हो गए। सारे स्टेटमेंट एकदम टफ रहते हैं भाई, और ये वो चीजें हैं जो हर बच्चा गलती करके आता है, तो हम लोग को इसमें स्कोर करना है। ठीक है, क्या है सर, प्रमुख कथन और मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, हम करके सीखते हैं, करने जाते हैं, कांड हो जाता है, मेस कर देते हैं, तो नाम याद रख लेना, डॉक्टर मेस। दूसरा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण, ये तीनों जुड़ जाते हैं, जिंदगी में सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजे से नाम याद रखना, गेट्स का। तीसरा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं सारे लॉक को खोल देंगी, तो नाम याद रखना, हर लॉक। ठीक है, चौथा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान मतलब डंबल लग गया, मतलब डंबिल। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। किसने कहा है सर, क्रो एंड क्रो। पूरा यहां तक याद हो गया, यस और नो बता दीजिए, बिल्कुल भूलोगे तो नहीं। ठीक है, मैं केवल ऐसा नहीं है कि आपके सामने ये चीजें रख दूं और आपको इसको रट लेना है, नहीं रटना है भाई, मैं पूरा याद कराना सिखाऊंगा। जैसे पूरे 100 मनोवैज्ञानिक हमने जुबानी याद रखी है। अभी अभी मैं सवाल पूछ रहा था और इतना धड़ाधड़ आप लोग का जवाब आ रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक है, क्लास अभी
तुरंत स्टार्ट हुआ है, 10-15 मिनट हुआ है, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है जी। सतीश जी बिल्कुल, धन्यवाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करने में सहायता करता है। अब ये सवाल बन के आ जाएगा, हे दाई हे दादा बोलते रहोगे, अरे बहुत टफ पेपर आ गया है। भैया मैंने आपको पढ़ाया था व्यक्तित्व कैसे गढ़ते हैं। व्यक्तित्व नाम आते ही या तो हम देवता तुल्य हो जाएंगे, तो देवरी, व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? देवरी ने दिया, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व, कोई भी इंसान व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है। जैसे भगवान बुद्ध एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिए, पर वो व्यक्तित्व बन गए, उनकी पूजा होती है। रामचंद्र जी व्यक्ति के रूप में जन्म लिए हैं और व्यक्तित्व रूप बन गए, उनके आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कोई भी इंसान व्यक्ति से व्यक्तित्व तभी बनेगा जब वो शील गुणों को धारण करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा। तो भैया शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? ऑल पोर्ट ने। सारे गुणों को अपने अंदर, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, सबको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा, ऑल पोर्ट। तो व्यक्तित्व जब भी आएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ऑल पोर्ट। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हमेशा इस पे सवाल पूछा गया है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं वो बना सकता हूं। तो भैया नवजात शिशु दे दो, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। किसने कहा? वॉटसन। मैं उसे चोर, डॉक्टर जो बनाऊं चाहूं वो बना सकता हूं, तो वॉटसन। उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, और व्यवहार का सिद्धांत वॉटसन का सिद्धांत। चलिए, मजा आ रहा है सब लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे आइए, सब कुछ एकदम ट्रिक के सहारे याद कर लेंगे। विस्मरण वह मनोवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव और स्मृतियों से अलग कर दिया जाता है। जैसे हमारा दिल टूटता है, विशुद्ध शोक में चले जाते हैं हम लोग। क्या जिंदगी भर का शोक रहता है? क्या नहीं। ऐसा माना जाता है कि बहुत गहरा प्रेम भी है ना, तो पुरुषों में 3 साल तक रहता है, महिलाओं में तो 3 महीने भी नहीं रहता है, वो तुरंत आगे बढ़ती हैं, ठीक है। पर पुरुषों में बेचारे 3 साल तक, उसके बाद वो चीजें धूमिल हो ही जाती हैं। अब उसमें कुछ अपवाद है, लैला मजनू, हीर रांझा जैसे, वो तो बात ही अलग है। तो यही बात सिगमंड फ्रायड दुनिया को कह रहे हैं कि भैया विस्मरण, किसी चीज को भुला देना, वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम अपने दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर लेते हैं। किसी चीज को हम भुलाकर अपने दुखद अनुभव को अपनी मेमोरी से हटा लेते हैं। 2 साल 3 साल बाद आप फिर से ट्रैक पर आ जाते हो, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो ये किसका स्टेटमेंट होगा भाई? तो ये स्टेटमेंट है विस्मरण से विश्लेषण शब्द जोड़ लेना, और नाम किसका आ जाएगा? सिगमंड फ्रायड। क्या? सिगमंड फ्रायड। बालक का विकास अनुवांशिकी और वातावरण का गुणनफल होता है। वेरी फेमस स्टेटमेंट, सब जानते हो, इस पे कई बार सवाल आ चुका है आपकी भर्ती की परीक्षाओं में भी। तो भैया बालक का विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। किसका स्टेटमेंट है? वुडवर्थ का। और ये सवाल हर बार पूछता है। अगला, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार का व्यवहार संजोए हुए है। ये भी किसका कथन है? वुडवर्थ का। और कई बार मैं क्वेश्चन कराता हूं तो ये प्रश्न आप लोग के सामने आता है, क्योंकि दुनिया भर के एग्जाम में, रीट में, यूपी टेट में, सी टेट में पूछ चुका है इसको। ये वाला स्लाइड भी याद हो गया सब लोग को? फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा समय शुरू में जरूर लग रहा है मेरे मित्रों, पर आप इतना यकीन कीजिएगा कि पूरी चीजें आपकी जुबान पे रहेंगी। जो मैंने प्रॉमिस किया था ना, आप देख पा रहे हो कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। व्यक्तित्व के बारे में बात किया, व्यक्तित्व कैसे बनेगा? या तो देवरी आना चाहिए, या तो व्यक्तित्वशील गुणों को धारण करने से होता है। शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? ऑल पोर्ट। नाम खत्म, व्यक्तित्व सुना, खेला खत्म। ऐसे सृजनात्मकता मौलिक गुणों में परिवर्तन है। कौन बोलेगा? सृजनात्मकता शब्द चुना, क्रो एंड क्रो। अगला है, मुझे नवजात शिशु दे दो। वेरी फेमस स्टेटमेंट, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील, जो बनाना चाहो बना लूं। भैया तो नवजात शिशु के व्यवहार में परिवर्तन, मतलब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन। फिर हमने पढ़ा विस्मरण, ये बहुत जरूरी है। प्यार में धोखा सब खाते हैं, है ना। तो विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव की को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह भी किसने कहा है सर? सिगमंड फ्रायड ने कहा है।
बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, ये तो सबको याद रहता है कि इसका स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। और मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर उसकी चेतना का, और उसके बाद वो एक व्यवहार को संजोए हुए है। ये भी स्टेटमेंट किसका है? वुडवर्थ का है। तो 10 स्टेटमेंट आप लोग को याद हो चुका होगा। चलो बताओ कि भैया अधिगम, प्रशिक्षण और अनुभव का से व्यवहार में परिवर्तन है, किसका स्टेटमेंट था? तो भैया अधिगम, प्रशिक्षण, अनुभव, ये तीनों जुड़ जाएंगे, जीवन में सफलता के गेट खुल जाएंगे। नाम याद रखना, गेट्स। ठीक है। सृजनशीलता, मौलिक गुणों में परिवर्तन है, क्रो एंड क्रो। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भैया विकास के परिणाम स्वरूप नई नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, है ना भाई? नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं आ रही हैं तो आपके ताले खुल रहे हैं ना। तो हर लॉक या हर लॉक याद रह जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। आ जाओ, मैं टाइम टू टाइम पूछते रहूंगा, उससे क्या रहेगा ना कि एक हमारा इंटरेक्शन बने रहेगा, नहीं तो फिर आप बोर होने लग जाओगे, और वैसे ही बहुत थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ रहे हैं। आइए, चिंतन शब्द दिखा भाई, ये सृजनात्मकता शब्द दिख जाता है तो क्रो एंड क्रो। चिंतन शब्द दिख गया, पक्का से कौन? रॉस। कौन हो जाएगा? रॉस। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, किसका कथन है? रॉस का। फिर से आ रहा है अनुभव, प्रशिक्षण, दुनियादारी। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, कौन कहा रहा होगा जी? गेट्स। ये तो रिपीट कर गया ना जी, वहां पर हमने पढ़ा था अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण में के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को बताता है। इस गेट्स को हमने याद कर लिया था। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। सर, बालक एक ऐसी खुली किताब है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन मतलब एकदम डीप में जाके उसके बारे में जानना, उसके मानसिक, शारीरिक, उसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा है, उसको समझना है शिक्षक को, ये गुण है उसका। इसलिए इसमें टर्म यूज होता है केस स्टडी। और ये कथन किसका होगा? तो महान दार्शनिक रूसो का है। किसका है सर? रूसो का है। ठीक है। रूसो, प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, हॉब्स, ये दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक रहे हैं। फिर से वही बात आ रहा है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता शब्द दिख गया तो क्या नाम हो गया? क्रो एंड क्रो। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। अगला है स्मृति, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। सर, जो हमारी मेमोरी होती है ना, हमारी मेमोरी जो होती है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जैसे हम लोग शुरू शुरू में बाइक चलाना, कार चलाना सीख रहे होते हैं, डर रहता है। एक बार हमको उसकी आदत हो जाती है तो भैया कहाँ कब चाबी गई, कब एक्सेलरेटर पे पैर गया, कब कहाँ गाड़ी मुड़ी, एकदम हल्का हो जाता है। तो वही बात बोल रहा है, स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का क्या है? सीधा उपयोग है। तो सीधा उपयोग करेंगे तो हम क्या नाम लेंगे? वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। ठीक। फिर से आ रहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक क्रिया है। नाम फिर से किसका आ रहा है? चिंतन। ये लाइन दे दे या ये लाइन ले ले, दोनों में आंसर किसका लेना? चिंतन आया है तो रॉस का नाम ले लेना। किसका नाम? रॉस का नाम। एसवार थ्योरी वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है। स्मृति, सीखी हुई कथन, और ये वुडवर्थ के लिए एक और चीज बड़ा अच्छा आपने बताया है, एसवार थ्योरी भी ले लो। ठीक है। चलो, संवेग संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये भी कौन कह रहा है? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने 3-4 स्टेटमेंट दिए बड़े बड़े। पहला उसने क्या कहा जो सबसे फेमस है, कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। दूसरा, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का, फिर फलाना ढिंकाना, और लास्ट में व्यवहार को संजय हुए। ये कथन भी किसका है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ नाम लेके तीनों चारों याद रख लो। फिर वुडवर्थ क्या कहता है? मेमोरी के ऊपर बात करेगा कि भैया स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। हम लोग जो भी चीज एक बार सीख जाते हैं, खाना बनाना सीख जाते हैं, तो फिर हम लोग को टाइम नहीं लगता, हम सीधा सीधा काम करते हैं। ये भी लाइन किसका है? वुडवर्थ का है। फिर जो संवेग है, इमोशन के ऊपर भी वुडवर्थ अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वुडवर्थ के ऊपर आप देखिए, वुडवर्थ ने काय काय पे अपना काम कर दिया, एकदम याद रख लो इसको, ट्रिक बना बना के थोड़ा सा लिखित में भी चलाया करो। ठीक है। क्लास भले ही थोड़ा शुरू शुरू में धीरे चल रही है, कारण ये है क्योंकि मेरा ये विचार है कि आप अगर ये क्लास देख रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। सबसे टफ चीज होती है, बढ़िया बढ़िया बच्चा इससे फंसता है। तो देखो, वुडवर्थ स्मृति के ऊपर काम करेंगे। वुडवर्थ आपका विकास को वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कहेंगे। ऐसा ट्रिक बना लो वुडवर्थ बोल के तत्काल। इन्होंने ही ये बात कही थी, वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है, क्या है? गुणनफल है। एक बार सवाल पूछ दिया था।
विकास वंशानुक्रम वातावरण के साथ क्या संबंधित है? ऑप्शन है उनका योग है, उनका रेशियो है, या फिर उनका गुणनफल है। तो याद रखना आंसर गुणनफल है। ठीक है। अरे भाई हम करके सीखते हैं। मैं जॉन डीवी भी आता है, सैमसन भी आता है, छोटा छोटा मिक्सिंग करता है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये सीडीपी की ब्यूटी है, इसलिए मैं ऐसा लिख लिख के भी बार बार आपको बताता रहता हूँ जो सेम सेम साउंड करता है। इसके बाद और किसका लिखिए आप लोग? हाँ, मुझे नवजात शिशु दे दो, वो तो वॉटसन का था। ठीक है। और वुडवर्थ में अभी अपने उसका नाम लिया ना सर, सनवेग का, है ना? सनवेग के साथ आपने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा वुडवर्थ का, ये देखिए कि भैया संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। हमारे अंदर जो इमोशन आता है वो हमारा एक्साइटेड फॉर्मेशन होता है। भाई क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, बात करने का आपका जो टोन है वो बढ़ जाता है, आवाज मोटी और लाउड हो जाती है। तो ये आपकी संवेग जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये भी कौन कहेगा? वुडवर्थ। किसने कहा? वुडवर्थ। और वुडवर्थ का ये वाला स्टेटमेंट सबसे फेमस कि भैया मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, मन का किया, फिर चेतना का किया, और अभी वो एक व्यवहार को संजोए हुए है, ये भी वुडवर्थ। तो याद रखना संवेग क्या है? हमारी एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था, है ना? संवेग व्यक्तित्व का, व्यक्ति का क्या है? उत्तेजित अवस्था। तो बस शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं उत्तेजित अवस्था। ये भी कथन किसका रहेगा? वुडवर्थ, है ना? फिर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान ने किसका किसका त्याग किया? पहले आत्मा का, फिर चेतना का, फिर मतलब जो भी है, और लास्ट में व्यवहार में संजोए हुए हैं। ये सब शब्द किसके थे? वुडवर्थ के थे। तो आगे से वुडवर्थ नाम लेते ही ये चार याद रख लेना। ठीक है। स्मृति के ऊपर उन्होंने बात कही थी। ठीक है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग वुडवर्थ। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है या चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है, दोनों नाम रॉस के लिए याद रख लेना। ठीक है। चलो आगे आइए। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा वुडवर्थ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो भैया ध्यान से समझिएगा, मानसिक स्वास्थ्य जिसका ठीक होगा वो सृजनशील आदमी होगा, क्यूरियस पर्सन होगा। क्यूरियस पर्सन के लिए तो कंडीशन है ना, मानसिक रूप से तो सक्षम होना चाहिए। ठीक है। ठीक है रजत, मैं एक बार देख लेता हूं। चलो मानसिक स्वास्थ्य के, अभी देखो थोड़ा सा क्लास लेता हूं ना, तो इधर उधर ये नहीं वो सब मत बोला करो, उससे क्या फ्लो टूटता है ना। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो भैया ये सृजनशीलता में ही हम लोग एक और नाम लेते हैं क्रो एंड क्रो के अलावा, जेम्स ड्राइवर का। किसका? जेम्स ड्राइवर का। स्वाभाविक सी बात है, कैसे याद करना है? मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो अच्छा ड्राइविंग कर पाओगे, है ना? पता चल रहा है मानसिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ा, ट्रेन चला रहे हो और अपने साथ ले गए चार छह लोगों को, जैसे अभी वो हैदराबाद अहमदाबाद वाला प्लेन हादसा में। वो हादसे का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी निकला क्योंकि जो पायलट था उसकी मदर का डेथ हुआ था। ठीक है। तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा दुखी था। अब वो दुखी था तो एक साल 242 लोग का दुख मना दिया। प्लेन नहीं क्रैश हो गई थी हॉस्टल के ऊपर। ठीक है। तो भैया मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, तो भैया मानसिक स्वास्थ्य बोल दिया तो जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो जीवन की गाड़ी के ड्राइवर अच्छे रहोगे। तो ड्राइवर से क्या याद रखना? ड्राइवर का नाम। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो आओ आगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो बच्चे नाम आते ही बच्चों के चचा जीन पियाजे, और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बार बार पूछता है। जीन पियाजे बच्चों को क्या मानते हैं? नन्हा वैज्ञानिक। और ये कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में जो कुछ भी सीखते हैं स्वयं से सीखते हैं, स्वयं के ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। किसका स्टेटमेंट हो गया? जीन पियाजे। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, भैया नाम है प्रतिभाशाली बालक, तो टैलेंटेड से क्या नाम याद रख लेना? टेलर, टैलेंटेड टेलर। ठीक।
तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्टता रखता है। तो टैलेंटेड बालक से नाम हमने याद रखिए टेलर का, भूलोगे तो नहीं, ऑप्शन आएगा तो तत्काल बन जाएगा। विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। वेरी फेमस स्टेटमेंट, ये भी किसने दिया है? जीन पियाजे। ये बार बार आता है। जीन पियाजे, ले बैगोस्की, दोनों ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के पहलू पर अपना विशेष योगदान दिया है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है। कोई कहता है विचार पहले आता है, भाषा बाद में। कोई कहता है विचार के बाद भाषा आती है, मतलब भाषा पहले विचार बाद में। हमारे साथ तो वैसे ही होता है, हम पहले बोल देते हैं, बाद में विचार करते हैं, नहीं बोलना था, ये तो गलती हो गई। ठीक है, वही चीज हो जाती है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। मतलब पहले कौन आ रहा है जीन पियाजे के हिसाब से? विचार, और फिर हम भाषा में उसको पिरो के अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। तो जीन पियाजे इस बात का समर्थन करते हैं कि पहले विचार है, पहले सोचना है और बाद में बोलना है। ठीक। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। भाई बात कर रहा है सर्वांगीण विकास का। सर्वांगीण विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास शब्द जहां भी आता है वहां पर मैंने बोला था कि भारत में संज्ञानात्मक विकास दुनिया में किसने दिया? जीन पियाजे। और भारत में महात्मा गांधी। ठीक है, तो भारत में महात्मा गांधी, तो नाम याद रखना, महात्मा गांधी, इन्होंने इसी चीज को क्या नाम दिया? बुनियादी शिक्षा। क्या नाम दिया जी? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा। चलो सब लोग कमेंट करके बताओ कि भारत में बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक तो महात्मा गांधी जी हैं, और विश्व में बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक पढ़ाया हूं मैं, आप लोग को पढ़ाया हूं मैं। विश्व में बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक के रूप में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। कौन है भाई? चलो अगला देखो, यहां तक याद हो गया सब लोग को? बच्चे दुनिया के बारे में खुद सीख रहे हैं। मतलब जीन पियाजे, प्रतिभाशाली बालक वह है जो, प्रतिभाशाली बालक मतलब टैलेंटेड बालक, टेलर। ठीक है। विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। भैया पहले विचार फिर भाषा, मामला किसने दिया? जीन पियाजे ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का, क्योंकि सर्वांगीण विकास पे बात गांधी जी किए थे। ठीक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक जगह बंधनों से बंधा हुआ है। ये लाइन भी किसका है? रूसो। ये सब महान दार्शनिक थे ना, इन लोग की एक एक लाइन में ही इन लोग पूरे जीवन का सारा रिश्ता नाता निभा दिए इन लोग। कि भैया पैदा तो स्वतंत्र हुआ था, फिर वो किसी का बेटा बनता है, किसी का भाई बनता है, बहन बनता है, दोस्त बनता है, पति बनता है, पिता बनता है। हमेशा जीवन के हर मोड़ पर रिश्तों के बंधनों से हमेशा क्या हुआ है? जकड़ा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। किसका लाइन है? महान दार्शनिक रूसो का लाइन है। ठीक है। अगला, मनुष्य कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 सालों में ही बन जाता है। ये किसका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किसके कौन है? तो सर फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। एक कहावत है ना, पूत के जो पैर होते हैं ना पालने में दिख जाते हैं। ठीक है, मतलब जो बेटा है कपूत बनेगा कि सपूत बनेगा, वो पालने में उसके पैर दिख जाते हैं। तो यही बात सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि मनुष्य कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अंदर ही बन जाता है। किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने एक और कथन दिया था, चलिए बताइए। अभी मैंने एक और लिया था, हर लवर के मन की बात, कि भैया विस्मरण वो शक्ति है जो हमारे दुखों को हमारे स्मृति से अलग कर देता है। ठीक है, तो आज आप परेशान हो तो सिगमंड फ्रायड की बात याद कर लिया करो। नया नया ब्रेकअप हुआ हो तो, कि भैया फ्रायड बोल के गए हैं, ठीक है ये कठिन है डगर, पर चलते रहो। एक टाइम के बाद आपकी विस्मरण में वो शक्ति है कि आपके सारे दुखों को आपकी स्मृति से हटा देगी। अब कुछ लोग नहीं बेचारे उसको टॉलरेट कर पाते हैं, झूल जाते हैं पंखा उंखा पे। ठीक है, चलो नहीं झूलना है, परेशान होने का नहीं, करने का। ठीक, आ जाओ। अब सारे मनोवैज्ञानिक हम लोग एक सांस में पढ़ लेते हैं और मैं आप लोग से पूछते जाऊंगा। ठीक है, चलो हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं। कथन किसने दिया होगा? वे करने जाते हैं, काम हो जाता है, कांड मेस कर देते हैं तो डॉक्टर मेस। ठीक है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डकैत जो चाहूं बना लूं। तो भैया ये नवजात शिशु के व्यवहार में परिवर्तन मतलब व्यवहारवादी वाटसन। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं वो करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये बच्चे अपने वातावरण में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बात बच्चों पे हो रही है मतलब जीन पियाजे।
विस्मरण वो शक्ति है जो आपके दुखों को अपनी स्मृति से अलग कर देता है। तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर चेतना का बाद में एक व्यवहार के रूप में संजोए हुए है। किसने कहा? वुडवर्थ, है ना। संवेग मनुष्य की उत्तेजित अवस्था है, वुडवर्थ। ये भी किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। एकदम याद हो जा रहा है सब लोग को। सृजनशीलता मौलिक परिणामों का मिश्रण है। सृजनशीलता शब्द आया मतलब क्रो एंड क्रो। और मानसिक स्वास्थ्य बोल दिया जाए तो भैया ये वाला स्टेटमेंट कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी, बढ़िया ड्राइवर हो तो ड्राइवर से याद रखना जेम से ड्राइवर। ठीक है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का महत्वपूर्ण पहलू है, रॉस। ठीक है। मुझे नवजात, अच्छा ये तो हो गया है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है भैया। अधिगम शब्द बोल दिया है। अधिगम से आपके जीवन के सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब गेट्स का नाम याद रख लेना। किसका नाम याद रख लेना? गेट्स का नाम याद रख लेना। थोड़ा सा आज बढ़िया वाला चीज पढ़ रहे हैं ना, और याद करने का आप देखो आपको पूरी चीजें याद हो चुकी हैं। ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपना ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन, प्रतिभाशाली बालक टैलेंटेड मतलब टेलर। ठीक है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बुनियादी शिक्षा, सर्वांगीण विकास, महात्मा गांधी। अच्छा मैं वो जो सवाल पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने दिया नहीं अभी तक। ठीक है। कि बुनियादी शिक्षा भारत में महात्मा गांधी, और दुनिया में किसने दिया बुनियादी शिक्षा? मजा आ रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से आनंद लेते हुए पढ़ना। पूरा रिवीजन अभी आप लोग का होने वाला है। ठीक है। चलिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक जगह बंधनों में बंधा हुआ है। ये बड़ी मार्मिक शब्द हो गए ना। तो महान मनोविज्ञानी कौन देगा? रॉस। रॉस ने एक और चीज दी थी, सॉरी रूसो है वो, सॉरी रॉस है, रॉस 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 ने चिंतन का सिद्धांत भी दिया है ना। ठीक है। चलिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो नवीन विशेषता, नवीन योग्यताएं आएंगी, ताले खुल जाएंगे। तो हर लॉक, ताले का मतलब लॉक, तो नाम याद रखना हर लॉक। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों यहां तक का हमारा हो गया कंप्लीट। अब थोड़े से और नए फैक्चुअल चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो आ जाओ, बने रहिएगा साथ में। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सब लोग। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने रहता है। कोई भी डाउट हो जुड़िए, पढ़िए। पढ़ाई बहुत आसान बना के आप लोग को दिया जाएगा, उसके लिए आप हमेशा भरोसा रखिए। चलो अब आते हैं सर हम लोग कुछ कुछ मनोवैज्ञानिकों को एक बार में पढ़ने। जैसे अभी हमने अधिगम के सिद्धांत में सारे मनोविज्ञान को एक साथ रख दिया, बुद्धि वालों को सबका एक साथ रख दिया, है ना। अभिप्रेरणा में सबको एक साथ रख दिया, सबका मैंने वो एक एक करके सबके बारे में पढ़ा दिया। अब एक एक मनोवैज्ञानिक को थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे कि भैया थॉर्नडाइक नाम आए तो दिमाग में पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या काम किया थॉर्नडाइक ने। चलिए भाई, बात कर रहे हैं सर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन थे? थॉर्नडाइक, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान बोल दिया जाए या इन्हीं को आप एक और नाम देते हो अधिगम के जनक। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के नियम भी किसने दिए? थॉर्नडाइक नहीं दिए ना सर। मूल नियम और गौण नियम करके दो भागों में बांटा। मूल नियम में हम लोग 3 नियम देखते हैं, तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो प्रभाव दिखेगा। लिखित में ले लो, एक प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 8-10 सिद्धांत दिए हैं और सब जगह इनका अपना विशेष योगदान रहा है, तो सवाल एग्जाम में बन जाएगा। चलो सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। बहुत सुंदर जवाब आया सर। दुनिया में अगर बुनियादी शिक्षा की बात की जाएगी तो ग्लेशियर ने दिया था। अच्छा जवाब दे रहे हैं। पीडीएफ इसका एप्लीकेशन पे अपलोड होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर थॉर्नडाइक। इन्होंने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक लिखी थी, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक 1913 में लिखी। भारत को उसी समय पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का इन्होंने वर्गीकरण भी किया था। तो ये सवाल ना कल रात को भी मैं करा रहा था, तो वहां पर मैंने इस सवाल कराया था कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण थॉर्नडाइक ने किस आधार पर किया था। क्योंकि देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, किसी ने शारीरिक क्षमता, किसी ने अंदर की ग्रंथियों के आधार पे, किसी ने विचार चिंतन के आधार पे, किसी ने कल्पना के आधार पे व्यक्तित्व का वर्णन किया। सो युंग ने किस आधार पे किया कल्पना? भैया इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट।
ये जो वर्गीकरण है किसने दिया है? युंग ने दिया है। एप्लीकेशन में व्यक्तित्व वाले चैप्टर को 2-3 सेक्शन में बांट के पढ़ाया, व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व परीक्षण, क्योंकि वहां वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में प्रश्न आते हैं उसके। ठीक है, तो थॉरडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे किया है? चिंतन के आधार पे किया है, कल्पना के आधार पे किया है। ये सवाल बन चुका है, पूछ चुका है। अब इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व माने उन्होंने, तो भैया एक होगा स्थूल, तो दूसरा क्या होगा? सूक्ष्म, और तीसरा प्रत्यक्ष। ठीक है, बड़ा, छोटा और जो सामने है। ठीक है, बड़ा आदमी बनेगा या तो छोटा आदमी बनेगा, और नहीं तो टेढ़ा है तो मेरा है भाई प्रत्यक्ष वाला, जो है सो है, बड़ा हो या छोटा हो। तो इसको याद रख लेना। चिंतन के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए? तो 3 प्रकार से। या तो वो स्थूल रहे, मतलब बड़ा विचारधारा वाला रहे, या तो बहुत नैरो माइंडेड रहे, या तो जैसा भी है, अब अपना है तो क्या ही कर लोगे, प्रत्यक्ष है। तो 3 वर्गीकरण यहां पर आप लोग को याद रखना है। ठीक है सर, शर्ट पैंट का परीक्षा में देखो फॉर्मल रखिए, आप व्हाइट शर्ट बेहतर है रहेगा, और पैंट का तो ऐसा कोई डेकोरेटेड नहीं है। ठीक है, पर शर्ट में याद रखना, जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ी कड़ाई बढ़ चुकी है, तो मेल हो या फीमेल हो, कोशिश कीजिएगा कि आप हाफ बाह वाला ही कपड़े यूज करो, फुल शर्ट नहीं पहन के जाएंगे। ठीक है, टी शर्ट शर्ट चल जाता है, एक बार मैं देख लूंगा बाकी सब चीज भी। चलो, अब इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत भी दिए थे, किसने? थॉरडाइक ने। अब बुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत बताया। उसमें भी अगर देखा जाए थॉरडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए, और वो कौन कौन से थे? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये पूछ देगा थॉरडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की, तो बहुखंड बुद्धि बोली गई है। अब उसमें भी कितने प्रकार? तो सर एक अमूर्त जो नहीं है, ट्रांसफर सामने नहीं है, कल्पनाओं में रहती है। दूसरा मूर्त बुद्धि जो प्रत्यक्ष है, और तीसरा क्या है? हमारी सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। ठीक, अब फिर से आइए, ये सब एक एक सेक्शन बन रहे हैं थॉरडाइक से रिलेटेड। चिंतन के आधार पे व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, फिर बुद्धि का भी सिद्धांत में थॉरडाइक देखे गए, अधिगम के सिद्धांत में भी अब थॉरडाइक देखे जाएंगे। तो अधिगम के उन्होंने कुल कितने सिद्धांत दिए? तो प्रमुख रूप से 2 दिए। पहला क्या था? मुख्य नियम, और दूसरा क्या है? गौण नियम। मैंने ट्रिक बताया है इसको याद करने का। मुख्य नियम के ऊपर कई बार सवाल पूछता है कि भैया पहला क्या है? तत्पर होकर अभ्यास करोगे तो क्या दिखेगा? उसका प्रभाव दिखेगा। तो तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत हमेशा के लिए याद हो गया। गौण नियम के बारे में भी मैंने बताया कि जिस इंसान की मनोवृत्ति बहुप्रतिक्रियावादी होती है, मतलब उसको सब करना है, वो हर काम को आधा करके छोड़ेगा तो आंशिक कार्य करेगा, और उसके कारण उसका जो मनोबल है, आत्मबल है, वो घटते जाएगा, उसका पतन होते जाएगा, और लास्ट में उसके सगे संबंधी भी उससे दूर हट जाएंगे, निठल्ला निकम्मा कह के। तो संबंधित परिवर्तन का नियम। तो यहां पर देखिए, जिस इंसान की मनोवृत्ति बहुप्रतिक्रियावादी है, वो हर कार्य को क्या करेगा? आंशिक क्रिया करके छोड़ देगा, और जिसके कारण उसका आत्मीकरण, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो घटेगा। तो इसको आत्मीकरण के पतन का नियम भी बोलते हैं, और उसी के कारण उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब संबंधित परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद तो अपनी खुद की संतान भी अगर बेहतर ना करे तो माता पिता को बुरी लगने लगती है। ब्लैक शर्ट थोड़ा अवॉइड करिए, डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है, नवीन कह रहे हैं कि सर आप जो केमिस्ट्री क्वेश्चन करवाए थे वो डायरेक्ट ग्रुप डी में अभी वाले एग्जाम में आ गया था। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। रेलवे के एग्जाम में हम तो इस बात का भरोसा रखते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ाओ तो इतना जोर से अच्छा से जाओ कि वो किसी भी एग्जाम में पूछे प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, अभी तो बताया ना बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक ग्लेसर। अगला क्वेश्चन थॉरडाइक में और आइए। तो भैया थॉरडाइक ने बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताई, क्योंकि बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है और अधिगम का भी दिया है, तो दोनों को एक साथ जोड़ा। बुद्धि का बहुकारक या रेत, बालू या परमाणु सिद्धांत, ऐसा भी बोल देगा बुद्धि का परमाणु सिद्धांत। तो ये भी नाम याद रखना थॉरडाइक, क्योंकि बहुकारक या बहुखंड बुद्धि या बहुतत्व बुद्धि भी थॉरडाइक का ही है। अपने प्रयोग में इन्होंने किसके ऊपर काम किया था? बिल्ली के ऊपर। ये मैं पढ़ा चुका हूं अधिगम के अंदर। बिल्ली के ऊपर थॉरडाइक, कुत्ते के ऊपर इवान पावलोव, चिंपैंजी के ऊपर कोहलर ने काम किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, और खरगोश और कबूतर के ऊपर, खरगोश के ऊपर किसने काम किया था?
खरगोश। चूहा और कबूतर बोला जाए तो स्किनर, ठीक है। और चूहा और बिल्ली, अरे बिल्ली पे तो ये भी है ना, ठीक है। हाँ, सीएल हल भी एक सिद्धांत पे थे। तो अधिगम के सारे मनोवैज्ञानिक जानवरों से हमने याद कर लिया। उधर से ना याद हो तो इधर से रास्ता पकड़ लो, अपने को याद रहना चाहिए। चलिए, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? तो सर पहला अधिगम का सिद्धांत दिया, दूसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को आप लोग प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोलते हो, ठीक है। चौथा यहीं पर याद रखना, आवृत्ति का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक। फिर पांचवा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको आप किस नाम से जानते हो जी? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया। फिर संबंधवाद का सिद्धांत, फिर अधिगम का प्रशिक्षण का बंध सिद्धांत, फिर अधिगम के समतत्व अवयवों का सिद्धांत और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक नाम लेते ही अब पूरा का पूरा एकदम मेंटल रिवीजन हो गया। थॉर्नडाइक बोलेगा तो किस किस में जाएंगे भैया? इन्होंने बुद्धि के भी सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत भी दिए हैं, ठीक है। इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया है, समायोजनवाद का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व के ऊपर भी बात कही है, पर्सनालिटी के ऊपर। इन्होंने पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा? 3। एक तो बड़ी सोच वाला, सॉरी पर्सनालिटी में तो 3 है, कौन कौन से सर? तो पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी बोल रहा हूँ, चिंतन। चिंतन में 3 प्रकार है, एक तो बड़ी सोच वाला मतलब स्थूल, और एक नैरो माइंड वाला सूक्ष्म, और एक जो टेढ़ा है वो मेरा, ये मतलब जो है सो प्रत्यक्ष है भाई, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर बुद्धि को भी 3 पार्ट में बांट दिया था, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अधिगम के सिद्धांत में 2 नियम दिए, गौण नियम और मूल नियम। मूल नियम के 3 नियम है, तत्पर होकर अभ्यास करेंगे तो प्रभाव दिखेगा, तो तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। और गौण नियम के अंदर देखा जाए तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये पूरा 5 गौण नियम याद रहेगा। आपसे सवाल जब टफ पूछेगा ना तो आपसे ये पूछ देगा कि कौन सा गौण नियम नहीं है, और ये 3-4 ऑप्शन सजाएगा। तो भैया आप कितना भी टफ पूछ ले, बनेगा कि नहीं बनेगा बता दो, ठीक है। सबको आनंद आ रहा है तो भैया वीडियो को सब लोग को शेयर भी कर देना, और अपने सारे दोस्त मित्र परिवारजन जो भी होंगे बोल देना कि भैया लास्ट टाइम वीडियो जरूर देख के जाओ। चाहे आप सीजीटेट दो, शिक्षक भर्ती दो या सीटेट दो, सब में ये काम आने वाला है। एमपी टेट हो, बहुत जरूरी है ये, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सबके लिए काम आ रहा है। तो पूरा थॉर्नडाइक क्लियर है सब लोगों को? थॉर्नडाइक ने बुद्धि पे काम किया, चिंतन पे काम किया, आपका व्यक्तित्व के ऊपर भी काम किया, सॉरी हाँ वही अधिगम के ऊपर भी काम किया, और कितने सारे सिद्धांत दिए। तो सिद्धांत तो सबको याद है। इनके सिद्धांत को हम लोग परमाणु का सिद्धांत भी बोलते हैं, या रेत या बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सर जेरोम ब्रूनर, JS ब्रूनर, ठीक है। कहाँ के थे? तो भैया अमेरिका के निवासी थे। और ब्रूनर का सिद्धांत आप लोगों को पता है, जीन पियाजे ने 4 चरण में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस संज्ञानात्मक विकास पहले जीन पियाजे ने दिया, कॉग्निटिव थ्योरी, और उसमें लेव वाइगोत्स्की बाद में आए। वाइगोत्स्की ने क्या किया कि पियाजे के सिद्धांत में भाषा, सामाजिकता और संस्कृति, इन 3 फैक्टर को लाके ऐड ऑन करके उसको नया अपडेट सिद्धांत बना दिया। जेरोम ब्रूनर और बाद में आया, और इसने क्या किया, इसने जीन पियाजे के 4 स्तरीय सिद्धांत को 3 स्तर में कन्वर्ट किया। तो जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास पे अपनी भूमिका दी है, और इनके सिद्धांत कितने चरणों में है? 3 चरणों में है, ठीक है। और पियाजे का 4 चरणों में है। तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की एक नए सिद्धांत की खोज की। हालांकि इनका यह सिद्धांत कहीं कहीं पियाजे से, भाई मैं बोला ना पियाजे का 4 चरण को 3 में कन्वर्ट किया है, बड़ा बाकी और कुछ नहीं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए, और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहला चरण क्रियात्मक अवस्था मतलब इनएक्टिव स्टेज, दूसरा चरण प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, और तीसरा क्या आता है सर? संकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। सबसे शुरू में कौन सा चरण आएगा? तो देखो सबसे प्रारंभिक अवस्था है जिसमें 1.5 साल तक के बालक को हम लोग लेते हैं, ठीक है। और बालक अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं के अनुसार व्यक्त करता है। जैसे उसको दूध की बोतल देख के मुंह चलाने लगेगा, हाथ चलाने लगेगा, जइए छे बोल के, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है सर? क्रियात्मक अवस्था है। बोल तो सकता नहीं है, तो क्रिया करके बताएगा कि भूख लगी है, रोने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा अगर उसको कंफर्टेबल ना फील हो तो। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसकी आयु 1.5 साल से लेके 2 साल तक रहती है, 18 से 24 माह तक। और यह अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से
मिल रहा है, ठीक है, 2 साल ये उससे बाहर तक, ठीक है। और तीसरा है सर संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। यह अवस्था 7 वर्ष की अवधि तक रहता है, जिसमें संकेतों के प्रयोग से बालक संज्ञानात्मक शक्ति का विकास करता है। जैसे उसको यह बात पता चलेगी कि ऐसा संकेत लिखा है मतलब कि भैया ए है, ऐसा बना दिया है तो बी है, ऐसा बनाया है तो प्लस है, ऐसा बनाया है तो भाग है। तो संकेतों का ज्ञान बच्चा सीख रहा है किस अवस्था में? सिंबॉलिक स्टेज में। तो भैया ब्रूनर ने कहा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पियाजे ने 4 दिया था, ब्रूनर ने 3 दिया। और वो 3 चरण कैसे याद रखना है? तो 3 चरण को आप लोग को याद रखना है, इसको EIS या IES बोल सकते हो, है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, याद रह जाएगा। अरे यार कैसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अरे अलग ही लोचा है इसका, ये कैसे हैंग हो गया जी? ये है पगला। अरे वो इतना सेंसिटिव रहता है ना पैनल की मत पूछो, ये वाली कंपनी का तो सबसे ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसे जीवन का साक्ष्य इसको मिल जाएगा तो फिर वो लॉक हो जाता है। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग भाई? इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आई से याद रखना इनएक्टिव। आई से क्या याद रखना? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब इनएक्टिव, जिसको हम क्रियात्मक अवस्था बोल देंगे, ठीक है। ई से क्या याद रखना? ई से, सॉरी उल्टा हो गया, ये इनएक्टिव है, ये क्या है? आई से आइकॉनिक हो गया, थोड़ा आगे पीछे करके ट्रिक बनाया हूं इसलिए IES बस लिख दिया हूं। और एस का मतलब क्या रहेगा? सिंबॉलिक। थोड़ा आगे पीछे करके ले लेना, इनएक्टिव फॉर्म, आइकॉनिक फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। उम्र भी याद रहेगा, ये शुरू के 1.5 साल, ये 1.5 साल से 2 साल, ये 2 साल से लेके 7 साल, ठीक, आगे पीछे करके ले लिए, कोई बात नहीं है। चलिए अब बात करेंगे किसकी? सिगमंड फ्रायड की। अब ये चीज देखो, एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो बता देना, आप पेपर देने जाना तो बताना फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सिगमंड फ्रायड का ये जो अभी टेबल सामने है ना भाई, यहां से एक प्रश्न उठ जाएगा। पूरा का पूरा हमारा इंटायर CDP हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं, तो भैया ध्यान रखेंगे। भाई सिगमंड फ्रायड की बात हो रही है, इन्होंने मनुष्य के व्यवहार के ऊपर काम किया, व्यक्तित्व के बारे में बताया कि भाई एक मनुष्य के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग चेतनाएं उठती हैं और इससे मनुष्य का वर्गीकरण होता है। अब मनुष्य को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला स्टेज जो होता है ID स्टेज, ये क्या है? पशु अवस्था है। मनुष्य की कौन सी अवस्था है सर? पशु अवस्था है, पशुवाद, ठीक। दूसरा ईगो स्टेज, इसको हम लोग मनुष्य अवस्था बोलते हैं, मनुष्यवाद। और तीसरा जो आता है सर, ये आदर्शवाद या देवता अवस्था है, आदर्श अवस्था या देवता अवस्था, ठीक। कैसे? तो ध्यान से समझना कि इसको एक कहानी के शुरू समझते हैं। ID स्टेज का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक आवारा किस्म का लड़का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके सामने से एक सुंदर सी कन्या गुजरी। अब उसके मन में उसके प्रति क्या आ जाएगा? थोड़ा सा अट्रैक्शन खींचे जाएगा। अब वो हरकतें उसकी खराब है तो उसका पीछा करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, पूरा आपका सिगमंड फ्रायड एक बार में याद हो जाएगा। पीछा कर रहा है, मान लो उसको सुनसान एक खाली जगह दिख गया। अब उसके मन में उसकी जो पशुवाद है, मतलब चाहे वो उसकी कहना चाहिए कि सुखवादी प्रक्रिया है, काम वासना है, वो चाहेगा कि उसको रोक ले, ठीक है। पर जब वो ऐसा करने जा रहा होगा, उसको अचानक ये याद आएगा, ये उसकी कौन सी अवस्था हो गई सर? जिसमें केवल बुराइयां भरी पड़ी हैं, सुखवादी इच्छाएं हैं, काम वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है। ये सब कौन सी अवस्था होती है? ID स्टेज। इसलिए इसको हम लोग पशु या दुष्ट अवस्था भी बोलते हैं, ठीक। पर अब उस बालिका से जाके वो मतलब अब भाई सुनसान जगह है, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पर जब वो जा रहा है, उसके मन से ये बात आई अंदर से कि भाई मेरे घर में भी तो बहन है, ये भी तो किसी घर की, मतलब ये वो अवस्था है जिसमें वो चिंतन के भंवर में फंस रहा है, सही और गलत के बीच में। तो सही और गलत के बीच में कौन सी अवस्था आती है सर? ईगो स्टेज। तो ये वास्तविक मतलब ID, और सुपर ईगो मतलब आदर्श, मतलब गलत विचार भी आ रहे हैं, सही विचार भी आ रहे हैं।
इनके बीच का क्या है सर? सामंजस्य है। ठीक है, मतलब इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच में क्या कर रहा है वो? नियंत्रण लेने की अवस्था में आ गया है। फिर थोड़े समय बाद वो अपने मन को समझाया कि भाई अगर मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूं तो ऐसे तो मेरे घर के साथ भी हो सकता है। तो फिर वो अपने मन को कंट्रोल करके वहां से लौट गया, उस बालिका को हानि नहीं पहुंचाया। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? सुपर ईगो अवस्था। ठीक है, जिसमें अंत में विकसित होने वाला नैतिक और आदर्शवादिता पर आधारित है, जिसमें नैतिकता, पछतावा, संस्कार आदि शामिल होते हैं। उसको रिग्रेट होगा कि भाई अगर मैं ये किया तो फिर इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, मेरा भी उसका भी। तो ये नैतिकता की अवस्था क्या है? सुपर ईगो। समझ में आया? तो सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य के 3 चरण दिए। कौन कौन सा? तो भैया पहला है आईडी स्टेज, जिसमें सारी नकारात्मक चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आपका काम वासना, ये सभी कुछ आपका इसमें भरी पड़ी रहेंगी। दूसरा है ईगो स्टेज, जो आईडी और सुपर ईगो के बीच है ना, चिंतन की अवस्था मान सकते हो। और सुपर ईगो मतलब आदर्श अवस्था। ठीक है, और इसमें आदर्शवादिता, नैतिकता, इसलिए इसको हम लोग देवता तुल्य व्यवहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है सिगमंड फ्रायड के 3 चरण, जिस आधार पे उन्होंने मनुष्य का या व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अच्छा, ये दूसरी चीज है, इसको थोड़ा सा अलग से पढ़िए। अब इन्होंने 3 नए शब्द दिए। 3 नए शब्द कौन कौन से थे भैया? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचिंतन मन। कॉन्शियस, इनकॉन्शियस और सेमी सब कॉन्शियस है, सभी है। चेतन मन मतलब वर्तमान एवं तत्कालिक, जो इंस्टेंटेनियस हमारा जो नॉलेज है वो हमारा क्या है? चेतन मन है। अर्धचेतन मन मतलब जीव का लड़खड़ाना, भूल जाना, पुनः चेतना में लाया जिसे जा सकता है। और अचेतन मतलब ये सबसे बड़ा भाग है, मतलब बहुत सी चीजें हमारे मन में ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं और कई सालों तक वो दबी ही रहती हैं। किसी को डांसिंग का बड़ा अच्छा शौक है, पर उसकी शादी ब्याह हो गई, अब वो घर गृहस्थी में लग गई, तो भैया उसका वो जो मन था, वो जो गुण था, वो अंदर कहीं दब गया। हो सकता है किसी समय अचानक से सामने आए। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग है इसमें दमित इच्छाएं, काम शक्ति पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता, इसको वो दब गया है। ठीक है, जैसे अपने को बनना वैज्ञानिक था पर कुछ और बने, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? अचेतन मन। पर कहीं भी ज्ञान दिखाने का मौका मिलता है, भले ही पढ़ाई के माध्यम से, तो वैज्ञानिक जिंदा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सिगमंड फ्रायड के नाम पे कौन कौन सा सिद्धांत है जी? तो इसको आप लोग याद रख रहे हैं, इसके सिद्धांत भी मैं लिखवा देता हूं। एकदम एक एक मनोवैज्ञानिक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। इसमें आया सर मनोविश्लेषण, मनो मतलब मनुष्य। ठीक है, और कौन आया? मनोलैंगिक विश्लेषण। मनोलैंगिक विश्लेषण भी बोल दे तो भी यही नाम रहेगा, सिगमंड फ्रायड। जब भी विश्लेषण शब्द आए तो सिगमंड फ्रायड याद रहेगा। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को स्टेटमेंट कराए, हाँ दोनों सेम है। ठीक है, इसके अलावा स्वप्न विश्लेषण, कल्प विश्लेषण, जब भी विश्लेषण शब्द दिख जाए तो सबका नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सब एक ही चीज है। अब मैंने सिगमंड फ्रायड के 2 स्टेटमेंट कराए थे, जल्दी से बता दो। सिगमंड फ्रायड सारे टूटे दिलों पर मरहम लगाता है। तो विस्मरण वह शक्ति है जो हमारे दुखों को हमारे स्मृति से अलग कर देती है। और हमेशा के लिए अब सिगमंड फ्रायड याद रहेगा ना, सिगमंड फ्रायड मतलब लव गुरु। ठीक है, चलो बता दो जल्दी से। और सर प्लीज ईवीएस का कंप्लीट रिवीजन कोशिश रहेगी मेरे दोस्त। वो सब तो बनवा तो लिया हूं पीपीटी। ठीक है, फ्रायड को एक बार फिर से समझा दीजिए। आईडी स्टेज, ईगो स्टेज और सुपर ईगो। आईडी स्टेज मतलब पशुवत अवस्था, जिसमें हमारे सारे के सारे जो खराब नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं वो केंद्रित रहती हैं। जैसे इच्छाओं की जननी है, भाई किसी भी सुंदर लड़की को देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है, संस्कार के हिसाब से आपके मन की अभिव्यक्ति बदलेगी। ठीक है, जन्मजात रहता है। ठीक है, सुखवादी है, और सुखवादी चीजें हमेशा परेशानी खड़ी करती है। पशुवत होता है, सपनों की दुनिया है, उचित अनुचित का इसमें ज्ञान नहीं होता है, पूर्वजों की स्मृति और अवशेषों का इसमें भंडार रहता है। इसलिए बोलते हैं ना, माता पिता जैसे वैसे संतान। माता पिता समाज से भी हैं तो बालक भी समाज से भी है। माता पिता ही डाकू लुटेरे हैं तो भाई बात अब क्या ही होगा। दूसरा आता है सर ईगो स्टेज, जो मनुष्य अवस्था है, जिसमें इंसान सही गलत के बीच में क्या करता है?
तुलना करता है। और तीसरा है सुपर ईगो स्टेज, जिसमें आदर्श नैतिकता की बात होती है। अभी मैं कितना अच्छा आपको उदाहरण से समझाया, एक बालक और एक बालिका की, उसको याद रख लो, हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है। और मन कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का मन है। चेतन मन जो प्रत्यक्ष है, अर्ध चेतन मतलब आधा आधा जिसमें से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूटता है, और अचेतन मतलब अपनी ऐसी इच्छाएं जो दब चुकी हैं बहुत लंबे समय तक। ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड क्लियर, थॉर्नडाइक क्लियर। आते हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी थी? 1879 में। बुक कब लिखा गया था? 1872 या 74 में था। ठीक है। किसने बनाई थी? तो सर विलियम बुंट ने। जर्मनी के कौन से शहर में? जिम्पिंग शहर में। याद रखना, इस पे सवाल आया है, छत्तीसगढ़ में भी आया है, दुनिया भर के एग्जाम में भी आया है। सर 100 मनोवैज्ञानिक वाला क्लास कौन सा है? वो अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, मैराथन सीरीज के बीच में ही था वो, शुरू के 3 घंटे में। ठीक। चलिए सब लोग सेशन को भाई लाइक शेयर करते चलो, क्योंकि आपके लिए ये चीजें आसान बनाया जा रहा है और कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। एग्जाम में जाओगे ना, आप बोलोगे कि सर हाँ ये सारे सवाल छप के आए थे, क्योंकि एमसीक्यू भी मैं कम से कम 3-5 हजार एमसीक्यू करा चुका हूँ अभी तक, अगर जोड़ा भी जाए तो। भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनाया है? कोलकाता में। कब? 1916। अभी 2 दिन पहले एमसीक्यू कराया था, शाम को ये सारे प्रश्न आए थे। किसने बनाया? सर एसएन सेनगुप्त ने बनाया था। ठीक है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनी? इलाहाबाद। ये पूछा हुआ है रिट में। कब बना? 1942 में बना। और किसने बनाया? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ससुर जी का नाम याद रखना, आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, है ना। हर व्यापम पीएससी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता ही था। ठीक है। तो भैया नरेंद्र देव जी से याद रखना, वर्मा टाइटल मत लगाना। तो ये हो गया आप लोग का मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। ये पूरे ना छाट छाट के मैं निकाल के लाया हूं भाई, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखो। लास्ट टाइम में ये रिवीजन सबसे काम का है, तो हर बच्चे को देखना, जिसने पढ़ा भी है और जिसने नहीं भी पढ़ा है सबको। ठीक। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में 3 हमको नाम याद रखना है। एक दुनिया में सबसे पहले बनाया विलियम बुंट ने, और विलियम बुंट ने ही मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया, इसलिए इसने कौन सा सिद्धांत दिया? संरचनावाद, है ना। संरचनावाद, संप्रत्यय, संप्रदाय, देख लेना। ठीक है। ये किसने दिया? विलियम बुंट ने दिया, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर हर चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करते हो ना भाई, क्रमिक रूप से होता है। तो संरचनावाद का सिद्धांत कब बनाया? 1879 में बनाया। ठीक है। और जर्मनी के जिम्पिंग शहर में बनाया। भारत में पहला कोलकाता में बना 1916 में, एसएन सेनगुप्त द्वारा बना। ठीक है। गुप्त जी ने गुप्त रूप से प्रयोगशाला बनाया कलकत्ता में। और उत्तर प्रदेश में पहला लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में 1942 में, आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। याद रहेगा। चलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है एकदम। अगला क्वेश्चन, जितना चीज करा रहा हूं सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट सर, हम लोग केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप को देख रहे हैं। आजकल ये भी ट्रेंड में चलता है, क्योंकि आप लोग के पेडागोजी का पार्ट है। तो भैया सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो 3। पहला क्या है? माध्य, मीन। दूसरा माध्यिका, और तीसरा बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर आप लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि सर इसमें कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, किसका मान ज्यादा होता है, किसका मान कम आता है, तो हमेशा याद रखना यही सीक्वेंस है। मीन, मीडियन, मोड। मीन सबसे बड़ा वैल्यू देता है, मीडियन बीच वाला देता है, इस नाम ही है मीडियन, मिड वाला। और बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, उसका वैल्यू इन तीनों में कम आता है। ये क्वेश्चन अभी वर्ग 1 के पेपर में आया। ठीक है। ये क्रम पूछ दिया कि मीन, मीडियन, मोड, अगर तीनों की तुलना करें तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? मीन बड़ा वैल्यू है, मीडियन मिड में है, और मोड कम है। ठीक है। चलिए अब माध्य कैसे निकालते हैं? तो सबको पता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अरे समांतर माध्य निकालना सीखियो ना, तो वही है माध्य, मीन बोलते हैं। माध्यिका कैसे निकलती है? तो माध्यिका के लिए 2, ये सब आप लोग मैथ से भी पढ़ते हो। अगर विषम संख्याएं हैं तो n बटा 2 पद, सॉरी n+1 बटा 2 पद। अगर संख्याओं की संख्या क्या है? विषम हो तो, जैसे मान लो मैं 5 संख्याएं दे रहा हूं, 1, 8, 9, 12, 18, बोल रहा हूं उसका माध्यिका निकालो, तो आप पहले उसको पढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे। और n बटा 2, n+1/2 मतलब 5 धन 1
6/2 तीसरा पद जो आएगा ना बढ़ते हुए क्रम में, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। बहुत आसान है माध्यिका निकालना। और अगर सम संख्या आ जाए 1 2 3 4, अब इसका बीच वाला टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 में माध्यिका मतलब बीच का टर्म, तो इसके बीच में अगर मैं इसको लूंगा तो भी इधर 2 इधर 1 हो गया, इसको लूंगा तो इधर 2 इधर 1 हो गया, तो कहानी गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है सर, n/1/2 पद लेना पड़ता है और n/2 पद भी लेना पड़ता है। तो बीच में देखेंगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 बिल्कुल इधर और इधर दोनों जगह से क्या है, बराबर है, मिड टर्म है। इसी को मिड टर्म को मीडियन बोल देते हैं। समझ में आया? तो सम रहे तो भी क्या लगाना, विषम रहे तो भी क्या फॉर्मूला लगाना, क्लियर है? ठीक है, ठीक। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो भैया जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार हो जाए बहुलक होता है। तो ये जो मैं अभी पढ़ाया हूं भाई, इसके एक प्रश्न या तो मैथ्स वाले सेक्शन से आ जाएंगे, या मैथ्स पेडागोजी से आ जाएगा, या तो आपके चाइल्ड पेडागोजी से आएगा, पर आएगा जरूर। अच्छा, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है, याद रखना। अगर आपको दो संख्याओं का समांतर माध्य दे दिया जाए, वही माध्य और माध्यिका दे दिया जाए, तो बहुलक कैसे निकालोगे? या बहुलक दे दिया जाए, माध्यिका दे दिया जाए, तो माध्य कैसे निकालोगे? तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। अभी ये बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया इसके ऊपर, तो भैया तैयार रहिए कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। अब इसको आप याद रख लो, ठीक है? बहुलक क्या होता है? 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। तो माध्य माध्यिका पता हो तो आपका बहुलक तैयार हो जाए। अच्छा, इंग्लिश में ट्रांसलेट मीन बोलते हैं, इसको मीडियन बोलेंगे, एंड दिस इज मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम काम का है, भूलना मत, सवाल क्योंकि आएगा। चलिए अब आते हैं सर हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का पूरा सीरीज में एक साथ करा रहा हूं ना। लर्निंग डिसेबिलिटी में ध्यान देंगे आप लोग, कितने प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं? अधिगम अशक्तता जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटी आप लोग पढ़ते हो? प्रमुख रूप से तो आप 5 पढ़ते हो, पर मैं अभी आप लोग को देखना बहुत सारे प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है,